हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पार्ट नंबर 13 हाइड्रोकार्बन। इससे पहले वाला पार्ट नंबर 12 के वीडियो मैंने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप कि आपने भी सारे वीडियो देख लिए होंगे और चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लिया होगा। उससे आगे अब हम बढ़ते हैं। अगला पार्ट है हाइड्रोकार्बन। देखिए, सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन कौन से यौगिक होते हैं। तो परिभाषा क्या है कि हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। इनमें केवल कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जैसे कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, बेंजीन है। ये सभी किसके उदाहरण हैं? इसमें सिर्फ दो ही तरह के परमाणु मिलेंगे, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। तो ऐसे यौगिक जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु ही पाए जाते हैं, ऐसे यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और ये जो हाइड्रोकार्बन हैं, इनको मुख्यतः कोल तथा पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है, जो कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। कोल का मतलब कोयला। पेट्रोलियम पदार्थ जैसे कि डीजल, पेट्रोल, मोबिल ऑयल, ये सभी पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं। इनसे इन हाइड्रोकार्बनों को सबसे पहले प्राप्त किया गया था। अब देखते हैं हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण। कार्बन कार्बन आबंधों की प्रकृति के आधार पर इन्हें मुख्यतः 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि आपने 10वीं क्लास में भी देखा होगा इस तरह का वर्गीकरण। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, उनमें जो कार्बन श्रृंखला होती है या कार्बन वलय जो होती है, उसमें कार्बन और कार्बन के बीच केवल एकल बंध ही पाए जाते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और यदि किसी कार्बनिक यौगिक में या किसी हाइड्रोकार्बन में किन्हीं भी 2 कार्बनों के बीच में एक द्विबंध उपस्थित है या त्रिबंध उपस्थित है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कम से कम एक उपस्थित होना चाहिए, द्विबंध या त्रिबंध, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक भी उपस्थित हो गया है तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें बेंजीन वलय पाई जाती है, बेंजीन रिंग जिनमें पाई जाती है, वो हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनका सभी का हम बारी बारी से विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या हैं, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, और फिर उन भागों के उदाहरण और उनके निर्माण की विधियां और उपयोग, ये सब हम इस पाठ में देखेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन एकल बंध ही पाए जाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और इन संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को फिर से 2 भागों में विभाजित किया गया है, एल्केन और साइक्लोएल्केन। एल्केन और साइक्लोएल्केन। एल्केन तो खुली श्रृंखला होती है और साइक्लोएल्केन बंद श्रृंखला होती है कार्बनों की। तो इनमें भी सबसे पहले एल्केन देखेंगे और फिर साइक्लोएल्केन देखेंगे। एल्केन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। कार्बन कार्बन एकल बंध पाया जाता है और संतृप्त होते हैं एल्केन, और विवृत यानी कि खुली श्रृंखला होती है, यानी कि पहला और आखिरी कार्बन आपस में जुड़े हुए नहीं रहते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। और इनका सबसे पहला सदस्य कौन होता है? मेथेन होता है, CH4 जिसका सूत्र होता है। और ये जो एल्केन है, इनको प्रारंभ में पैराफिन भी कहा जाता था। एल्केन रासायनिक अभिकर्मकों के प्रति निष्क्रिय होते हैं, इसी कारण प्रारंभ में इन्हें पैराफिन भी कहा जाता था, क्योंकि ग्रीक शब्द पैरम का अर्थ है कम और एफिनिश का अर्थ है क्रियाशीलता, अर्थात ये बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। देखो, 2 शब्दों से मिलकर बना है पैराफिन, पैरम प्लस एफिनिश। पैरम का मतलब होता है बहुत ही कम, एफिनिश मतलब क्रियाशीलता, यानी कि जो ये एल्केन है ये बहुत ही कम क्रियाशील यौगिक होते हैं या हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड,
इन सब के साथ अमोनिया हो गई, इन सब के साथ बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं, तो इनको पैराफिन भी कहा गया, जो कि ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये इस तरह का सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। एल्केनो का जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2, और यहाँ n का मतलब है पूर्ण, ये प्राकृत संख्या है, 1 2 3 और ये फिर अनंत तक चल सकती हैं, इसीलिए डॉटेड लाइन से लगाते हैं। n का मान 0 कभी नहीं होगा, इसीलिए 1 से शुरू किया है ना, 0 हो जाएगा फिर तो इसका मतलब कार्बन ही नहीं है। एल्केनो के अणु असमतलीय होते हैं क्योंकि इनमें उपस्थित सभी कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होते हैं तथा सभी कार्बन परमाणुओं की ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। मैंने क्लास में भी आपको ये चतुष्फलकीय ज्यामिति बनाकर दिखाई थी। एल्केन में जितने भी कार्बन होंगे वो सभी कार्बनों से जुड़े जो बंध हैं वो चतुष्फलकीय व्यवस्था में व्यवस्थित रहेंगे। ठीक है ना, और प्रत्येक कार्बन का जो संकरण है वो sp3 होगा। संकरण क्या होता है ये तो हम जब संकरण पढ़ेंगे उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब एक S कक्षक और 3 P कक्षक आपस में मिश्रित होकर 4 नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं तो इसी प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। और जो नए कक्षक बनेंगे वो जो बंधन करते हैं वो बंधन प्रबल भी होता है, स्थायी भी होता है, इसलिए परमाणु संकरण में भाग लेते हैं। तो sp3 संकरण का मतलब है कि कार्बन का एक S कक्षक और 3 P कक्षक आपस में मिश्रित होते हैं। जैसे कि अभी कहा था कि कार्बन के सभी बंध चतुष्फलकीय व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं और सभी बंधों के बीच का कोण, बंध कोण जिसे बोलते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इसलिए कार्बन श्रृंखलाएं सीधी न होकर टेढ़ी मेढ़ी यानी कि जिग जैग होती हैं। जैसे कि मेथेन की ये संरचना है और ये एक त्रिविमीय संरचना है। ये मैंने संरचना आपको 12 के पाठ में भी समझाई है, शुरुआत का ही वीडियो देखना, और क्लास में भी समझाई है कि ये जो बंध है ये तो आपकी तरफ है और ये दोनों बंध इस जो पेपर है इससे पीछे की ओर है। ठीक है ना, एक ही प्लेन में नहीं है, तो इसीलिए इस संरचना को क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय संरचना है। और ये प्रत्येक बंध कोण कितने का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। और ये तो इसमें तो दूसरा कार्बन है नहीं। अगर कोई एल्केन जिसमें एक से ज़्यादा कार्बन है तो उन दोनों कार्बनों के बीच का जो बंध है, बंध लंबाई है वो 154 पिकोमीटर की होती है। एल्केनों में कार्बन कार्बन बंध लंबाई 154 पिकोमीटर की होती है और कार्बन हाइड्रोजन बंध लंबाई 112 पिकोमीटर होती है। ये जो बंध लंबाई है ये 112 पिकोमीटर होती है। ये आंकड़ा भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है एल्केनों का नामकरण। नामकरण तो हम पिछले पाठ में बहुत ही विस्तार से देख चुके हैं, इसीलिए यहाँ सिर्फ मैंने शॉर्ट में नामकरण लिखा है। और ये इसलिए लिखे हैं कि इनके साधारण नाम भी हम यहाँ देख लेते हैं कि वैसे तो एल्केनों का साधारण नाम नहीं लिखा जाता, फिर भी अगर देना हो तो किस तरह से एल्केनों का साधारण नाम दे सकते हैं। जैसे कि 4 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला का एल्केन है जिसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो इसका साधारण नाम हो जाएगा एन ब्यूटेन। जब सीधी श्रृंखला है तो उसके लिए एन लगा सकते हैं और एन लगा दिया तो ये साधारण नाम हो गया। और ब्यूटेन इसका क्या हो गया है, IUPAC नाम हो गया है। ये देखिए इसमें आइसो समूह है, वही 4 कार्बन है, इसलिए इसको बोल दिया आइसोब्यूटेन। और जब IUPAC नाम करते हैं तो कैसे किया जाता है कि मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं, फिर उसकी नंबरिंग करते हैं। दूसरे नंबर पे एक मेथिल समूह से उसका नाम लिखा 2 मेथिल और मुख्य श्रृंखला का नाम प्रोपेन। ठीक है, ऐसे ही ये 5 कार्बन का एल्केन है। 5 कार्बन का एल्केन क्या होता है, पेंटेन होता है। और यहाँ आइसो समूह उपस्थित है तो इसका साधारण नाम क्या हो गया, आइसोपेंटेन। और IUPAC नाम का रूल अलग होता है। IUPAC नाम में पहले मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं, फिर नंबरिंग करते हैं। दूसरे नंबर पे एक मेथिल समूह है, इसलिए नाम क्या हो गया 2 मेथिल और मुख्य श्रृंखला का नाम ब्यूटेन। ठीक है,
ऐसे ये है एक कार्बन जिससे 4 कार्बन जुड़े हैं और जिनमें से 3 कार्बन मेथिल समूह के होते हैं, तो ऐसे समूह को नियो समूह बोलते हैं साधारण नाम में। इसीलिए ये 5 कार्बन का जो एल्केन होता है वो पेंटेन होता है और ये नियो की फॉर्म में है, तो इसलिए क्या बोल दिया, नियो पेंटेन, लेकिन ये इसका साधारण नाम है। और IUPAC नाम करते समय वही तरीका है, मुख्य श्रृंखला का चयन, नंबरिंग, 2 नंबर के कार्बन पे 2 मेथिल आए हैं तो डाई मेथिल, और दोनों ही मेथिल को चाहे समान नंबर हैं तो भी 2 बार दिए जाएंगे, 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो इस तरह से एल्केनों के IUPAC नाम किए जाते हैं। ठीक है, और ये साधारण नाम अगर परीक्षा में पूछ भी लिए जाते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। वैसे साधारण नाम एल्केनों का प्रचलन में बहुत कम होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे एल्केनों के निर्माण की विधियाँ।